नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सवालों के घेरे में एक लड़की का प्यार। बहुत ही मार्मिक कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। दर्शकों से ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मुख्य अतिथि, चेयरपर्सन, प्रधानाचार्य तथा अन्य अतिथिगण प्रथम पंक्ति में बैठे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खुराना एंड सन्स कंपनी के सीईओ तथा स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर किशोर खुराना को सम्मान और विद्यार्थियों की प्रस्तुति पर व्याख्यान के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। सभी दर्शकों को यही उम्मीद थी कि मिस्टर खुराना कोई उम्रदराज व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, किंतु तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर जब एक 30-35 वर्ष की उम्र के दिखने वाले बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी मिस्टर किशोर खुराना का आगमन हुआ, तब सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र में सफलता की इस ऊंचाई पर तो कोई विरासत में मिले व्यापार में भी नहीं पहुंचता है। माला पहना करके उनका स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य ने उनके बच्चों को संबोधित करने का आग्रह किया। माइक हाथ से पकड़कर मिस्टर खुराना ने कहना शुरू किया, बच्चों, आप लोगों की प्रतिभा देख करके जो प्रसन्नता हो रही है उसे जाहिर कर पाने के लिए हो सकता है मैं उपयुक्त शब्दों का चुनाव ना कर पाऊं, पर आज यहाँ इस मंच पर खड़ा हो करके मैं कितना खुश हूँ, इसका अनुभव आप सबको करवा सकता हूँ। आप सोचिए कि आप में से कोई 10-15 साल बाद जस्टिस, कमिश्नर या अन्य किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे और फिर यहाँ इस जगह खड़ा होकर के अपने उन्हीं प्रधानाचार्य के द्वारा सम्मान प्राप्त करे, जो बचपन में आपके कक्षाध्यापक बन करके आपको हमेशा सही मार्ग दिखाते थे, तो आपको कैसा लगेगा। किशोर के इतना बोलते ही ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और तभी किशोर की नजर दर्शक दीर्घा में बैठी एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग की साटन की प्लेन साड़ी में उसका गोरा रंग भी मानो हल्का गुलाबी हो रहा था। जहां वह युवती बैठी थी वहां मध्यम रोशनी भी थी, फिर भी उसका चेहरा दमक रहा था। वह ताली नहीं बजा रही थी, लेकिन एकटक उसे देख रही थी। दोनों की नजरें टकराते ही वह अचकचा गई और किशोर मानो सब कुछ भूल गया। उसने जल्दी जल्दी अपना वक्तव्य खत्म किया और मंच से उतरकर प्रधानाचार्य से कहा और स्वयं दर्शक दीर्घा में बैठी उस युवती की ओर बढ़ गया। उसे अपनी ओर आता देख करके वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और पंक्ति से निकल करके बाहर जाने वाले गेट की ओर चल दी। बाहर पहुंचते ही किशोर बोला, रुक जाओ आस्था। वह बिना मुड़े अपनी जगह ठिठक गई। किशोर उसके सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? मुझसे भाग रही हो क्या? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और आज मिली भी हो तो मुझसे भाग रही हो। क्यों आंसू, क्यों? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? उसके दोनों कंधे पकड़ करके झिकझोरते हुए किशोर बोला, ये मुझसे पूछ रहे हो? इतने भोले मत बनो किशोर, मैं तो हैरान हूं कि तुमने मुझे पहचान लिया, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। कहती हुई आस्था आगे बढ़ गई। नहीं आंसू, आज ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे अपनी इस बेरुखी और इतने सालों तक गायब रहने का कारण बताओ। किशोर बच्चों की तरह जिद करता हुआ फिर उसके आगे आकर के खड़ा हो गया। ठीक है खुराना साहब, कुछ सवालों के जवाब मैं भी चाहती हूँ, इसलिए जरूर बताऊंगी। कल शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना, कहकर आस्था एक विजिटिंग कार्ड किशोर के हाथ में थमाकर पार्किंग की ओर चली गई। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। आस्था की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
5 बजे किशोर आने वाला था। उसके अंतर मन में युद्ध सा छिड़ा हुआ था। उसका दिल कहता किशोर आएगा और दिमाग कहता इतनी भावुक मत बन। उसे आना होता तो 10 साल पहले छोड़कर जाता ही क्यों। 10 साल पहले के उस दिन की हर एक घटना का एक एक चित्र आज भी उसके दिमाग पर ऐसे अंकित है मानो अभी अभी घटित हुई हो। जब किशोर ने उसे बताया था, आंसू मैं 2 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार तो कर लोगी ना। इंतजार के अलावा और कोई रास्ता हो तो बताओ, आस्था ने उदास होकर के कहा। उसे ऐसा लगा मानो उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो। कब जा रहे हो, उसने पूछा। कल शाम की फ्लाइट है। वह चुपचाप अपनी उंगली में दुपट्टे का कोना कभी लपेटती कभी खोलती। कभी चुप ना होने वाली आस्था की तो जैसे सारी बातें ही खत्म हो गई थी। उस समय किशोर ने उसे हर हफ्ते पत्र लिखने का वादा किया तथा समझा बुझा करके अपने घर चला गया। आस्था किशोर के घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह किशोर को भी ज्यादा कहाँ जानती थी। लगभग 1-1.5 साल पहले ही तो उसकी शादी किशोर के दोस्त रजत से होने वाली थी। लेकिन शादी के मंडप में ही रजत के पिताजी ने दहेज पूरा न दे पाने के कारण शादी तोड़ दी और आस्था के पापा इस सदमे को सह ना सके। उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं मंडप में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आस्था का उनके अलावा कोई ना था। उस समय किशोर को रजत से नफरत हो गई थी। जहां मुसीबत में आस्था के रिश्तेदारों ने जिम्मेदारी के डर से मुंह फेर लिया था, वहीं उसने उस समय आस्था की पूरी मदद की। उसे अपने पिता के बीमा तथा फंड आदि के क्लेम में तथा कहीं किसी भी प्रकार के दौड़ धूप में साथ देता। फिर उसकी सिफारिश से ही आस्था को किसी स्कूल में नौकरी मिल गई थी, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था। इन्हीं कुछ दिनों के साथ ये दोनों के मन में प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। परंतु आस्था एहसानमंद होने के कारण कुछ नहीं कहती और किशोर डरता है कि कहीं वह गलत ना समझ बैठे, इसलिए कुछ नहीं कहता। पर कॉलेज के बाद वह अपना अधिकतर समय आस्था के आसपास ही रहता। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते हैं, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। मोहल्ले के लोग उसको लेकर के तरह तरह की बातें बनाने लगे। तब आस्था को बदनामी से बचाने के लिए किशोर ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और कुछ महीने बाद ही दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। किंतु शादी के समय में अपने घर वालों को पढ़ाई पूरी होने के बाद बताने को कहा था और आस्था ने अपनी सहमति भी दे दी थी। किंतु उस समय उसे ये नहीं पता था कि उसे इतने लंबे समय के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा। अभी उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और अब इतना दीर्घ काल अकेले रह करके व्यतीत करना उसे असहाय प्रतीत हो रहा था। वह ये 2 साल कैसे काटेगी। कोई करीबी रिश्तेदार या सखी सहेली भी नहीं है, सिर्फ एक पड़ोस में रहने वाली पुष्पा भाभी ही हैं। पर वह उन्हें बड़ों सा सम्मान देती है, उनसे मित्रवत बात नहीं कर पाती, इसलिए वह उसका दर्द समझ तो सकती है पर कम नहीं कर सकती। ऐसे ही ना जाने क्या क्या सोचते हुए आस्था की आंख लग गई। सुबह अलार्म सुन करके उसकी आंख खुली तो वह जैसे ही उठी उसे चक्कर आ गया और अपना सिर पकड़ करके पलंग पर धम्म से बैठ गई। काफी देर के बाद कोशिश करके उठी तो तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही थी। शायद रात को मानसिक रूप से अधिक परेशान होने के कारण ऐसा हो रहा था। यही सोच करके उसने जैसे तैसे बहुत कोशिश करके नहा धो करके चाय नाश्ता किया और फिर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। किशोर की कमी उसे परेशान कर रही थी। उसके मन में बार बार ख्याल आता, काश इस समय किशोर मेरे साथ होता। वह जानती थी कि आज किशोर इतना व्यस्त होगा कि उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलेगा। 1-1.5 घंटे वह ऐसे ही लेटी रही पर उसकी तबीयत सामान्य नहीं हुई तो उसने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया और पुष्पा भाभी के साथ डॉक्टर नीलम बत्रा की क्लिनिक चली गई। क्लिनिक से निकलते ही
पुष्पा बोली, आस्था तू कह रही थी कि किशोर लंदन जा रहा है। मेरी मान तो उसके जाने से पहले उसे अपनी रिपोर्ट दिखा दे। लेकिन भाभी, उसे तैयारियों की व्यस्तता की वजह से आज आने का समय मिलना मुश्किल है। कल ही कह कर के गया है कि आज नहीं आ पाएगा। आस्था मायूसी से बोली, अरे बाबा, पति है वो तेरा, चाहे कितना भी व्यस्त हो पर जाने से पहले एक बार मिलना तो चाहिए, पुष्पा ने जोर देते हुए कहा। आस्था को कोई जवाब ना सूझा, इसलिए वह चुप रही। दोनों रिक्शे से उतरी ही थी कि तभी पुष्पा का 8 वर्षीय बेटा आ करके बोला, दीदी दीदी, वो किशोर भैया आए थे, आप नहीं थी तो ये लेटर दे करके गए हैं। कहते हुए उसने एक कागज आस्था की ओर बढ़ा दिया। उसने बिना कुछ बोले उसके हाथ से पत्र ले लिया और पुष्पा की ओर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो कि देखा भाभी, किशोर आया था। जैसा तुम कह रही थी कि उसे आना चाहिए, तो देखो कितना प्यार करता है। बेचारा इतना व्यस्त होने के बाद भी आया था। उसने कमरे में पहुंच करके सबसे पहले पत्र पढ़ा। आंसू, सोचा था जाने से पहले तुमसे मिल लूं, पर पता चला तुम कहीं गई हो। तुम समझ सकती हो कि आज मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, नहीं तो तुम्हारे आने का इंतजार कर लेता जान। आज तो जा रहा हूँ। जानता हूँ 2 साल बहुत होते हैं, खासकर हमारे लिए, पर इसके बाद हमारे सारे संबंध खुल जाएंगे। हम साथ रहेंगे हमारे अपने घर में पूरे परिवार के साथ। तुम्हारा किशोर। पत्र पढ़ करके उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। वह उसे सीने से लगा करके कुछ देर तक यही सोचती रही कि किशोर को कैसे बताऊं कि अभी हमारा मिलना कितना जरूरी है। कश्मकश में उलझी वह यही सोचती रही कि उसे बताना बहुत जरूरी है। अगर वह आज चला गया तो 2 साल के बाद ही आएगा, तब तक वह कैसे संभालेगी सब। अचानक वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक निश्चय की चमक थी। उसने अपनी रिपोर्ट उठा करके अपने पर्स में डाली और जल्दी जल्दी बाहर आकर के गेट में ताला लगा बस स्टैंड की ओर चल दी। उसे इस तरह से जल्दबाजी में जाते हुए पुष्पा ने देख लिया। वह दौड़ करके बाहर आई और बोली, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है आस्था? आकर के बताती हूँ भाभी। रुके बिना ही कहती हुई आस्था चली गई। स्टैंड पर ऑटो से उतरकर आस्था सड़क से उतर दाईं ओर जाने वाली सर्विस लेन पर पैदल ही चल दी। 5-7 मिनट चल करके ही सर्विस लेन के थोड़ी दूर चलकर ही वह एक बड़े से बंगले के सामने थी। बड़े से गेट के दाएं स्तंभ पर बड़े से सुनहरे नेम प्लेट पर लिखा था, खुराना विला। गेट के भीतर ईंटों से बेहद कलात्मक ढंग से बना लंबा सा पैदल पथ था, जिसके एक ओर तरह तरह के फूलों से घिरा लान तथा दूसरी ओर लान के बाद कार पोर्टिको तथा गेट की 4 दीवारी से लगा करके बड़े करीने से क्यारियां थी। आस्था ने कुछ कदम पहले ही ठिठक करके स्तब्ध और गेट के बीच बचे स्थानों में से बंगले की अंदर झांकने लगी। आलीशान बंगले के मानो प्रत्येक ईंट से धनाढ्यता झलक रही थी। भीतर की ओर केबिन थी, जिसके बाहर कुर्सी पर दरबान बैठा अखबार पढ़ रहा था। आस्था भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। तभी शायद दरबान की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने गेट में बने एक झरोखे नुमा जगह को खोल करके वहीं से पूछा, किससे मिलना है मैडम? अब आस्था को बताना ही पड़ा, किशोर खुराना से। प्लीज बुला देंगे उन्हें, आस्था ने कहा। मैडम साहब तो नहीं हैं, अभी थोड़ी देर पहले साहब मेम साहब के साथ कहीं गए हैं, दरबान ने विनम्र स्वर में कहा। मेम साहब सुनते ही आस्था का सिर चकरा गया, लेकिन वह पूछ नहीं सकता था कि मेम साहब कौन है। जितना आस्था जानती थी, किशोर की माँ का स्वर्गवास हो चुका था और उसकी कोई बहन भी नहीं है। बड़ा भाई है परंतु सपरिवार विदेश में रहता है। यहाँ सिर्फ किशोर, उसके पिताजी और दादा दादी रहते हैं। आस्था ने सोचा कि हो सकता है किशोर दादी जी के साथ कहीं गया हो। कब तक आएंगे, कुछ पता है? उसने कहा। नहीं मैडम, हमें कैसे मालूम होगा? हाँ, कहते हुए वापस जाने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे बताए किशोर को अपनी अवस्था के विषय में। सोचते हुए उसे घबराहट होने लगी। वह सड़क के किनारे लगे पेड़ की छांव में आकर के बैठ गई। तभी सामने से सफेद रंग की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, फिर भी उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए किशोर और साथ में बैठी खूबसूरत लड़की को देख लिया था। लड़की की मांग में चमकता सिंदूर और माथे पर लगी बिंदी भी आस्था की नजर से बच ना सका था। आस्था की समझ में कुछ ना आया। उसके मन में आशंका अपना फन फैलाने लगी। वह कितनी बेवकूफ है, कुछ भी तो नहीं जानती किशोर के बारे में, पर अब कैसे जाने, किससे पूछे। सोच सोच करके उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसने निश्चय किया कि वह जान करके ही रहेगी कि वह स्त्री कौन है जिसके साथ किशोर है। वह फिर गेट पर गई और इस बार उसने गेट बजा करके दरबान को बुलाया, जो किशोर की गाड़ी जाने के बाद अभी अभी गेट बंद करके बैठा था। जी मैडम कहिए, दरबान ने पूछा। क्या अब मैं किशोर से मिल सकती हूँ? रुकिए मैं पूछता हूँ, अपना नाम बता दीजिए, उसने कहा। आस्था का नाम पूछ करके दरबान ने केबिन में जाकर के इंटरकॉम पर बात की और वापस आकर के बोला, माफ कीजिए मैडम साहब, आज बहुत व्यस्त हैं इसलिए मिल नहीं पाएंगे। आपका कोई संदेश हो तो लिख करके दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। आपने मेरा नाम बताया था? आस्था आश्चर्यचकित होकर के बोली। जी बताया था, उसने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किशोर ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। उसने दरबान से कागज और पेन लेकर के एक नोट लिखा, किशोर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आज तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज जाने से पहले एक बार मिल लो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी आस्था। कागज का टुकड़ा दरबान को दे करके किशोर को ही देने का निवेदन करके आस्था मायूस होकर के अपने घर जाने के लिए मुड़ी और थके हुए कदमों से बस स्टैंड की ओर चल दी। उसे अपने पैर बेजान लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पैरों में उसका ही वजन उठाने की शक्ति नहीं है। थकी हारी सी आस्था घर पहुंची। उसकी हालत देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जिंदगी की जंग हार के आई हो। कमरे में घुसते ही पर्स एक ओर फेंक निढाल होकर के बिस्तर पर गिर पड़ी। वह रोना नहीं चाहती थी, पर अपने घर की छत के नीचे पहुंचते ही अपनत्व के एहसास ने उसके धैर्य को पिघला दिया और वह फपक फपक के रो पड़ी। रह रह करके उसकी आंखों के समक्ष किशोर के साथ उस विवाहिता लड़की की खिलखिला कर हंसती हुई तस्वीर प्रकट हो रही थी। तो कभी दरबान की कही हुई बात, साहब और मेम साहब, कभी साहब आज बहुत व्यस्त हैं इसलिए मिल नहीं पाएंगे, जैसे वाक्य कानों में गूंजने लगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में नई आशा की किरण चमक उठी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा की ओर लपकी। फुर्ती से दरवाजा खोला, पर जितनी तेजी से खुशी की चमक उसके चेहरे पर आई थी उतनी ही तेजी से लुप्त हो गई और निराशा और दुख ने उसके चेहरे पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सामने पुष्पा भाभी खड़ी थी। आस्था को देखकर वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले उसका इतना जल्दबाजी में जाना, फिर ये मुरझाया चेहरा और रो रो करके लाल हो चुकी सूजी हुई आंखें। पुष्पा आशंकित हो उठी। उसने रसोई से गिलास में पानी ला करके आस्था को दिया और उसे पलंग पर बैठा करके स्वयं उसके सामने बैठकर बोली, अब बता क्या हुआ, क्यों परेशान है? प्यार और अपनेपन की गर्माहट पा करके आस्था फिर रो पड़ी। पुष्पा चुपचाप उसकी पीठ सहलाती रही। कुछ देर बाद जब रो करके आस्था का मन हल्का हो गया, तब उसने पुष्पा को पूरी बात बता दी। बस इतनी सी बात पर तू इतनी हलकान हुई जा रही है? अरे भाई, हो सकता है कि तेरी खबर उस तक ना पहुंची हो, किसी और को मिल गई हो और उसने मना कर दिया हो। पुष्पा बोली, और भाभी वो लड़की, उसके परिवार में तो कोई महिला है ही नहीं। उसने अपने भीतर स्थान बना चुके आशंका को प्रकट कर दिया। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। आस्था, शक को अपने अंदर जगह मत बनने दो। इससे बुरी बीमारी कोई नहीं है। पर हाँ, ये चिंता की बात जरूर है कि अगर किशोर को तेरा पत्र नहीं मिला तो 2 वर्ष
तेरे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। पुष्पा चिंतित होती हुई बोली, भाभी अब तो दिन का तीसरा प्रहर भी खत्म होने वाला है। किशोर को आना होता तो अब तक आ गया होता। 6 बजे की फ्लाइट है उसकी। अब मैं क्या करूं? बेचैनी और आतुरता से आस्था की दशा दयनीय हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कई दिनों से बीमार है। भगवान पर विश्वास रख आस्था, अपनी तबीयत खराब मत कर। और ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं? ऐसे ही भूखी भाग दौड़ कर रही है। पुष्पा को याद आया कि आज तबीयत खराब होने की वजह से तो वह डॉक्टर के पास गई थी, फिर किशोर से मिलने चली गई, तो उसने खाना कब बनाया होगा? वह तुरंत जाकर के अपने घर से खाना लाई और आस्था को मना करने के बाद ही उसे समझा करके खाना खिलाया और उसे लिटा करके स्वयं उसके पास ही बैठ गई। उसे बहलाने के लिए पुष्पा भाभी कभी अपने बचपन की बातें बताती तो कभी बचपन की सहेलियों की, कभी अपने स्कूल की तो कभी घर की, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे नींद आ जाए ताकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आराम मिल जाए। परंतु जब भी नींद से बोझिल हो आस्था की पलकें बंद होने लगती, तभी बाहर जरा सा भी खटका होता तो वह उठ करके देखने लगती कि शायद किशोर आ गया, परंतु निराश हो करके फिर सोने का प्रयास करती। पुष्पा भाभी क्या बातें कर रही थी यह वो कई बार खुद नहीं समझ पाती। कई बार तो पहले बताई गई घटना ही पुनः बताने लगती। वो भी बेचारी क्या करती, कहां से लाती इतनी बातें। बहुत देर तक यूं ही बातें करते रहने के बाद आखिर वह अपने लक्ष्य में सफल हो ही गई। आस्था सो गई थी। वह उसे सोती छोड़ करके कमर तक चादर उड़ाकर दरवाजे फेर करके अपने घर चली गई। उनके जाते ही आस्था उठ करके बैठ गई। उसे नींद कैसे आती? घड़ी की सुइयों को टिक टिक के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, 5:30 बज रहे थे। किशोर तो जा चुका होगा सोचकर आस्था की आंखें डबडबा गई। वह उठी और बाहर की ओर चल दी। उसे दरवाजा बंद करना भी याद नहीं रहा। पूरे दिवस की अनवरत यात्रा के उपरांत निर्धारित कर्म लक्ष्य की पूर्ति करके अब दिनचर्या स्थानांचल की ओर अग्रसर था। उसकी किरणों की सिंदूरी आभा ने गमन पथ पर होते हुए भी संपूर्ण वातावरण को सुरमई बना दिया था। किशोर के बंगले के चारों ओर के वृक्ष मानो सिंदूरी चुनरी ओढ़ करके सुनहरे मुकुटधारी बंगले को मंदिर मान बाहर से ही हवा के झोंकों में मदमस्त हो भजन स्तुति में मग्न थे। आस्था फिर से बंगले के गेट पर खड़ी थी। अंधेरा होने से पूर्व ही बत्तियां जगमगा उठी थी, फिर भी भीतर के खालीपन व उदासीनता पसरी हुई थी। वह समझ गई थी कि घर में खुशियां बिखेरने वाला 2 वर्षों के लिए यहाँ खालीपन छोड़ करके यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका है। वह थके थके कदमों से चलती हुई दरबान के पास पहुंची। भैया जी जरा सुनिए। उसकी आवाज सुनकर के दरबान ने गेट के बाएं भाग में बने हुए उस छोटे से गेट को खोल दिया जो पैदल व्यक्ति के आने जाने के लिए प्रयोग होता है, और खुद वहीं बीचों बीच खड़ा होकर के बोला, अरे आप तो वही है ना जो दोपहर को आई थी? मैडम जी छोटे साहब तो चले गए, अब तक तो उनकी फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी होगी। जानती हूँ, बस ये जानने आई थी कि मैंने जो पत्र आपको दिया था वो आपने उनको दे दिया या नहीं? उसने बुझी सी आवाज में पूछा। उसे स्वयं अपनी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। मैडम जी हम खुद तो उनसे नहीं मिल पाए, पर हमने भिजवा दिया था, और जिसके हाथ से भिजवाया था ना, पक्का विश्वास है कि उसने छोटे साहब के हाथ में ही दिया होगा। दरबान पूरे विश्वास के साथ बोला। उसका आत्मविश्वास देख करके आस्था को भी उसके विश्वास पर विश्वास हो गया। वह सोची, अच्छा एक और बात, वो जो दोपहर को गाड़ी में किशोर के साथ एक लड़की, मेरा मतलब आपकी मेम साहब थी, वो कौन थी? बोलते हुए न जाने क्यों उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं दे पा रहा था। वो तो इस घर की बहू हैं, कह करके दरबान ने आस्था के चेहरे पर नजर गड़ा दी। वह इस पर आस्था की प्रक्रिया जानने की कोशिश कर रहा था। शायद वह आस्था की हालत कुछ समझ पा रहा था।
किंतु आस्था ने ज्यों ही सुना कि वह इस घर की बहू है, वह भाव शून्य हो गई। जैसे पहले से ही उसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वह एक भी पल गंवाए बिना मुड़ी और निर्विकार भाव से बस स्टैंड की ओर बढ़ चली। घर पहुंचकर आस्था निढाल होकर के बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि वह लड़की किशोर की पत्नी ही थी, पर किशोर ने कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह पहले से ही शादीशुदा था या अभी हाल फिलहाल किया है? पर उसने कभी भी मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि हे भगवान, क्या करूं मैं? अगर किसी से कहती हूं तो मेरा ही मजाक बनेगा कि मुझे इतनी जल्दी थी कि बिना जांचे परखे ही शादी कर ली और अब अकेली हूं। किस किस को जवाब दूंगी? 2 साल बाद किशोर आएगा, इसकी क्या गारंटी है? और आया भी तो उसकी पत्नी है जिससे उसने अपने घर वालों की सहमति से विवाह किया है। मैं तो इसके आगे वह सोच ना सकी। उसकी आंखें बरस, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब किशोर का इंतजार करना चाहिए या नहीं। उसने अपनी नजरें कमरे के चारों ओर घुमाई। वहां रखी हर वस्तु, यहाँ तक कि दीवारें भी उसे किशोर की याद दिला रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किशोर की तस्वीरों में उसके अधरों की मुस्कान व्यंग्यात्मक हो गई हैं। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की हर वस्तु उसका मजाक उड़ा रही हो। अब इस घर के तिनके तिनके में उसे किशोर उसका मजाक उड़ाता नजर आने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, नहीं रह सकती तुम्हारी यादों के साथ, चाहे मुझे यहाँ से जाना ही क्यों ना पड़े। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अपने आप से बड़बड़ाती हुई वह सिसक पड़ी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आस्था की तंद्रा भंग हो गई। उसने दीवार पर घड़ी पर नजर डाली तो 5 बजने वाले थे। अतीत की गलियों में भटकते भटकते उसे लगभग 1.5 घंटा होने वाला था। कृति भी आने वाली होगी और किशोर भी। सोचते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। हर किशोर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब से उसने आस्था को देखा उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 10 साल का लंबा समय उसने आस्था के बिना काटा है। वह 10 साल उसने 10 जन्मों की तरह काटे थे, पर अब तो एक एक पल भारी हो रहा था। अनेकों सवाल उसके मनो मस्तिष्क में घुमड़ रहे थे। क्यों आस्था ने उसके किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया? क्यों उसने बिना किसी को बताए अपना घर बेच दिया? क्यों किसी को भी अपना नया पता नहीं बताया? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आस्था द्वारा दिए गए पते पर पहुंचने में किशोर को 40-45 मिनट लगते हैं। अभी 4 ही बजे थे। उससे और अधिक इंतजार ना हुआ तो उसने तुरंत गाड़ी निकाली और ड्राइवर के बिना ही खुद ड्राइव करके गंतव्य की ओर चल दिया। आज वह इतने वर्षों बाद आस्था से मिलने जा रहा है। क्या वह आज भी उसका इंतजार कर रही होगी? उसने किसी और से तो आगे वह सोचना भी नहीं चाहता था। वो मुझसे किन सवालों के जवाब चाहती है? मैंने क्या गलती कर दी आंसू? मेरा लंदन जाना अगर गलती था तो तुमने उस समय क्यों नहीं मना किया? मना करके तो देखती मैं नहीं जाता, कैसे भी करके रुक जाता। सोचते हुए किशोर ने कब आस्था के पुराने घर की ओर गाड़ी मोड़ दी उसे पता ही नहीं चला। जब तक उसकी तंद्रा टूटी वह कॉलोनी के गेट पर पहुंच चुका था। गाड़ी रोक करके उसने आस्था के पुराने आशियाने पर एक नजर डाली। वह घर तो क्या, पूरी कॉलोनी आस्था के बगैर उसे उदास सी लगी। वह वहां हफ्ते में एक बार अवश्य आता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी भांति यह घर भी आस्था का इंतजार कर रहा है। आस्था ने जिसे यह घर बेचा था, किशोर ने 2 गुना दाम दे करके उससे घर वापस खरीद लिया था और हफ्ते में एक बार आकर के अपने हाथों से बेडरूम और किचन को साफ किया करता था और घंटे 2 घंटे बैठ करके अतीत के पन्ने पलटता और फिर वापस चला जाता। यही क्रम पिछले 10 सालों से चल रहा था। उसे विश्वास था कि आस्था भी इस घर से दूर नहीं रह पाएगी, कभी तो आएगी, और आज उसका इंतजार पूरा हुआ। अचानक किशोर को याद आया कि वह आस्था द्वारा दिए गए पते से विपरीत दिशा में है। अब उसका
5 बजे तक पहुंचना नामुमकिन था। उसने तेजी से गाड़ी मोड़ी और अपने लक्ष्य के मार्ग पर दौड़ा दी। लगभग आधे से अधिक दूरी पार करते ही उसने अचानक ब्रेक लगाया। सामने सड़क के बीचों बीच एक 8-9 वर्षीय की लड़की लुहलुहान पड़ी थी। पास ही 2 अन्य बच्चियां बैठी रो रही थी तथा मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। कुछ दूरी पर एक साइकिल पड़ी थी जिसके टायर, रेम व हैंडल मुड़ करके टेढ़े हो चुके थे। पास ही 2 साइकिलें पड़ी हुई थी जिन्हें शायद जल्दबाजी में उन लड़कियों ने गिरा दिया था। किशोर जल्दी से गाड़ी से उतरा। उसे देखते ही उनमें से एक लड़की गिड़गिड़ा पड़ी, अंकल अंकल प्लीज हेल्प अस, हमारी फ्रेंड को एक गाड़ी वाले ने मार दिया, प्लीज इसे हॉस्पिटल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही किशोर ने घायल लड़की को उठाया और गाड़ी की ओर भागा। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, उसने कहा। उसे पिछली सीट पर लेटा करके एक लड़की को उसके पास बिठाया और दूसरी के आगे की सीट पे बिठा करके ही किशोर ने गाड़ी को तेजी से दौड़ा दिया। अस्पताल में पहुंच किशोर के गाड़ी रोकते ही स्ट्रेचर लेकर के पहले से ही खड़े 2 वार्ड बॉय ने तुरंत उस घायल लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर ले गए। किशोर ने रास्ते से ही फोन कर दिया था, इसलिए यहाँ पूरी तैयारी पहले से थी। रिसेप्शन पर आकर के उसने फार्म आदि की औपचारिकता पूर्ण की। साथ आई दोनों बच्चियां अब भी रो रही थी। किशोर ने उन्हें पानी पिलाया और समझाया कि उनकी सहेली को कुछ नहीं होगा। उसने उन्हें अपना मोबाइल दे करके घायल के घर पर फोन करने को कहा। 5:45 बजे थे। आस्था बैठक में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी, जैसा कि उसको पहले भी अंदेशा था कि किशोर शायद नहीं आएगा। वही हुआ, वह नहीं आया। एक अवसर मिला था उससे अपने सवालों के जवाब पाने का, वह भी चला गया। लेकिन कृति भी तो अब तक तभी मोबाइल की घंटी ने उसकी तंद्रा भंग की। इस समय वह वैसे ही मानसिक ऊहापोह में उलझी है। ऐसे में फोन का बजना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने लपक कर मोबाइल उठाया। कोई अनजान नंबर था, उसका मन नहीं था उठाने का। वह चुपचाप फोन को घूर रही थी। यह भी याद नहीं था कि यह कट जाएगा। फोन कट गया। आस्था को जैसे होश आया कि उसे फोन उठा लेना चाहिए था। वह मोबाइल वापस रखने लगी, तभी उसके हाथ में ही फिर से फोन बजने लगा। हेलो। दूसरी ओर से न जाने क्या कहा गया कि उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में जैसे उसे होश आया, उसने अपना पर्स उठाया और बाहर की ओर भागी। हाथ दे करके ऑटो रोका और जल्दी से उसमें बैठते ही बोली, चलो। अस्पताल के रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करते ही दोनों लड़कियां दौड़ करके आस्था से लिपट गई और रो पड़ी। कृति कहाँ है, कैसी है वो? आस्था ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। एक्सक्यूज मी मैम, आप उस पेशेंट की मदर हैं जो इनके साथ लाई गई है? तभी एक नर्स ने आकर के पूछा। जी जी, मैं उसकी माँ हूँ। कैसी है मेरी बेटी? आस्था का शरीर सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। वो ऑपरेशन चल रहा है उसका, खून काफी बह गया है। इस हॉस्पिटल के मालिक द्वारा खुद उसे यहाँ लेकर के आए हैं और अभी अपना खून दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए। पर मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप रेयर है, उनसे मैच कर गया? आस्था हर्ष मिश्रित आश्चर्य से बोली। जी मैडम, रेयर होने की वजह से तो हमारे ब्लड बैंक में भी तो नहीं है, इसलिए सर खुद दे रहे हैं। नर्स की आवाज में गर्व झलक रहा था। उसके मालिक मेरे लिए भगवान बन करके आए हैं। उन्होंने मेरी बेटी के साथ मुझे भी नया जीवन दिया है। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ की ममता ने नर्स को ही उस अनदेखे भगवान का दूत समझ उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वह नर्स के साथ ऑपरेशन थिएटर के पास आई। तभी ऑपरेशन रूम का गेट खोलकर डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही आस्था लपक करके सामने आ गई। सर मेरी बेटी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डोंट वरी नाउ शी इज स्टेबल। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग भी थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, पर अब वो खतरे से बाहर है।
अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब तक आप उन्हें देख सकेंगी। कुछ घंटे आईसीयू में ही रखना होगा, कहकर डॉक्टर जैसे ही आगे को बढ़े सामने से किशोर को आता देख ठिठक गए। वह अभी भी खून में सनी हुई कमीज पहने हुए था। उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं खून के धब्बे सूख गए थे। हाउ इज सी डॉक्टर, उसने पूछा। आवाज सुनते ही आस्था को झटका सा लगा। उसने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा तो अवाक रह गई। इसका मतलब किशोर ने ही अस्पताल पहुंचा करके और अपना खून दे करके कृति की जान बचाई। नर्स की सारी बातें उसे याद आ गई। आज एक बार फिर किशोर ने मेरी जान बचाई है। वह मुझसे मिलने आने वाला था, पर रास्ते में कृति को देख करके उसे अस्पताल ले आया और तब से ही उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और मैं नाहक ही उसे गलत समझ रही थी। आस्था के मन में ऐसे ना जाने कितने ख्याल मंडराने लगे। किशोर डॉक्टर से बातें करता हुआ बाहर जा चुका था। आस्था बाहर जाने की उद्यत हुई, तभी कृति की दोनों सहेलियां और उनकी मम्मी पापा उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने आस्था को धीरज बंधाया। कृति को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। अब आस्था उसे देखने चली गई। सभी के आ जाने से उसको बहुत संबल मिला। कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि उसे किशोर से मिलकर के उसका आभार प्रकट करना चाहिए। उसने रिसेप्शन पर जाकर के पूछा तो पता चला कि वो जा चुके हैं। आज वह आस्था से नहीं मिल सका। वह उसे बहुत गलत समझ रही होगी, पर कोई बात नहीं, उसकी वजह से एक बच्ची की जान बच गई। जब उसे यह बताएगा तो वह सारा गुस्सा भूल जाएगी। मेरी जगह वो होती तो वो भी वही करती जो मैंने किया है। एक माँ की गोद उजड़ने से बच गई, पर अजीब सी कशिश है उस बच्ची में। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उसे जानता हूँ। चेहरा भी साफ साफ नहीं देख पाया। खैर, कल जाकर के देख आऊंगा, पता भी चल जाएगा कि यह एहसास सही था या हम दोनों के रेयर खून का असर है। सोचते ही एक मुस्कान न जाने क्यों बिखर गई उसके चेहरे पर। सूर्योदय हो चुका था। अस्पताल के चारों ओर वृक्ष की कतार होने से पंछियों को भी आश्रय मिल गया था और साथ ही अस्पताल में दवाइयों से घिरे दमघोंटू एहसास का सुकून भी बदलने के लिए सुबह सुबह कोयल की मधुर कूक और पंछियों की कर्णप्रिय चहचहाहट लोगों को नव स्फूर्ति से भर देता है। आस्था को चिड़ियों की चहचहाहट बहुत पसंद है। वह प्रकृति से बहुत अधिक लगाव महसूस करती है। रात भर आईसीयू के बाहर बैठी ऊँघती रही। अब थोड़ी देर के लिए बाहर लान में टहलने आ गई ताकि ताजी हवा से मस्तिष्क और शरीर को ताजगी मिल सके। उसे टहलते हुए 10-15 मिनट हुए होंगे कि उसकी पड़ोसन मिसेज गुप्ता दिखाई दी। एक साथ ही दोनों की नजरें टकराई। अरे आस्था, अब कैसी है कृति? मिसेज गुप्ता उसकी ओर आती हुई बोली। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है दीदी, वैसे पहले से ठीक है, उसने बताया। उसकी जान बचाने वाले से मिली तू? तेरे लिए तो वो भगवान का दूत बन करके आया था, मिसेज गुप्ता बोली। नहीं मिल पाई दीदी, पर बाद में मिलूंगी जरूर, उसने कहा। अच्छा चल दिखा दे कृति कहाँ है, फिर मैं यहीं रुकती हैं और तू घर जाकर के 2 घंटे आराम कर ले, उन्होंने कहा। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक कृति ठीक नहीं हो जाती है मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। देख हट मत कर, कृति की देखभाल के लिए तेरा स्वस्थ रहना जरूरी है, नहीं तो तू भी बीमार पड़ जाएगी तो बेटी की देखभाल कैसे करेगी? गुप्ता जी ने मुझे कह करके भेजा है कि रात भर तू बिल्कुल सोई नहीं होगी, तो तुझे 2 घंटे के लिए घर भेज दूं ताकि तू आराम कर सके। अब अगर तू गई नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। क्या डांट खिलाना चाहती हो? मिसेज गुप्ता ऐसे लाड से बोली मानो आस्था उनकी छोटी बहन ही हो। उनका अपनापन देख करके आस्था चुप हो गई। वह मिसेज गुप्ता के साथ आईसीयू में गई। बाहर से ही उसने कृति को दिखाया। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। उनके बाहर आते ही आस्था ने पूछा, डॉक्टर मेरी बच्ची अब कैसी है? अब वो ठीक है, थोड़ी देर में ही उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहा और आगे बढ़ गए। डॉक्टर साहब कितनी देर में शिफ्ट करेंगे? मिसेज गुप्ता ने उनके पीछे आते हुए पूछा। मैडम अभी कोई 1-1.5 घंटे में, डॉक्टर ने कहा। चल आस्था, कृति अब ठीक है, अब तू घर जा, नहा धो करके थोड़ी देर आराम करके तो
अच्छा महसूस करेगी। बच्ची की देखभाल के लिए माँ का स्वस्थ होना जरूरी है। मिसेज गुप्ता ने आस्था के कंधे पर हाथ रख करके उसे समझाते हुए कहा। उनके बहुत जोर देने के बाद ना चाहते हुए भी आस्था मन ही मन यह सोचकर घर जाने के लिए तैयार हो गई कि जाकर के थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। ऑफिस जाते हुए गाड़ी ज्यों ही चौराहे पर पहुंची कर बाईं ओर मुड़ने ही वाली थी, तभी सीधे चलो किशोर बोला। ओके सर कह करके ड्राइवर ने गाड़ी सीधे दौड़ा दी। हॉस्पिटल की ओर ले लेना गाड़ी कह करके वह अखबार में खो गया। उसके मस्तिष्क में कभी घायल कृति का चेहरा घूम जाता तो कभी आस्था का। ना जाने कैसा आकर्षण था उस बच्ची में जिससे किशोर का हृदय द्रवित हो रहा था। उसके माता पिता कितने परेशान होंगे। उनसे मिलकर के उन्हें हर संभव सहयोग करने का भरोसा देना चाहता था। साथ ही उस बच्ची को देखने का लोभ भी उसे अस्पताल की ओर खींच रहा था। एक ओर यह बच्ची थी, दूसरी ओर आस्था जिससे कल वह मिल नहीं पाया। क्या सोच रही होगी उसके बारे में? वह क्यों इतने वर्षों तक उससे दूर रही? क्यों कभी उससे संपर्क नहीं किया? आखिर क्या गलती हो गई मुझसे? ऐसे ना जाने कितने सवाल उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहे थे। ऐसे ही अनगिनत सवालों से जूझते हुए उसने इतने साल काटे, पर जब से आस्था को देखा है तब से एक एक पल भारी हो रहे हैं। उस बच्ची को देख करके एक जरूरी मीटिंग अटेंड करके आज ही आस्था के घर जाने का निश्चय किया उसने। आस्था तेज तेज कदमों से चलती हुई अस्पताल के गेट की ओर बढ़ रही थी। उधर से किशोर की गाड़ी आ रही थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, सुनिए आपका कुछ गिर गया है। आस्था पीछे मुड़ी और देखा उसका वॉलेट जो अभी अभी जल्दबाजी में थैले में डाल रही थी वो नीचे गिर गया था। वह झुक करके उसे उठा ही रही थी, तभी किशोर की गाड़ी उसके बगल से गुजरी। वॉलेट लेकर के आस्था मुड़ी और गेट से बाहर निकल गई। किशोर गाड़ी से उतरकर तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि कृति अभी वहीं होगी। उसे देख रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर को फोन किया। तुरंत ही कृति के डॉक्टर भी आईसीयू में पहुंचे। कृति जाग रही थी। डॉक्टर ने किशोर को कृति के मेडिकल स्टेटस के बारे में बताया और कृति को बताया कि यही आपको यहाँ लाए थे। तो उसने उन्हें थैंक यू कहा। आप इतनी प्यारी बच्ची हो और आपकी फ्रेंड्स इतनी प्यारी हैं कि आपको कोई वहां कैसे छोड़ सकता है। मेरी जगह कोई भी होता तो आपको ले आता। बच्चे, किशोर ने कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसके माता पिता कहाँ हैं? उसने नर्स की ओर देखते हुए कहा। नर्स ने मिसेज गुप्ता की ओर संकेत कर दिया, जो अभी बाहर से ही झांक रही थी, क्योंकि अधिक लोगों को एक साथ अंदर आना मना था। किशोर बाहर आया तो मिसेज गुप्ता ने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। आप बच्ची की माँ हैं? किशोर बोला। नहीं सर, मैं उसकी आंटी हूँ। बच्ची की माँ को मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए घर भेजा है। वो अभी अभी गई हैं। जो काम हो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरी हो तो मैं उसे अभी वापस बुला लूं। मिसेज गुप्ता बोली। ये मिस्टर खुराना हैं, इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। यही कल बच्ची को घायल अवस्था में लाए थे, डॉक्टर ने कहा। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो साहब। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। सोचकर ही दिल हलक को आता है। भगवान आप जैसी नेक नियत सभी को दे। इसकी माँ भी आपसे मिलना चाहती हैं। वो मिलेंगी भी जरूर। मिसेज गुप्ता बोली। कोई बात नहीं मैडम, वो तो मेरी जगह कोई भी होता तो करता। मैं तो बस यही कह रहा था कि यदि किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। अभी मैं चलता हूँ। मिसेज गुप्ता की धारा प्रवाह वाणी को बीच में रोकते हुए किशोर बोला और डॉक्टर के साथ बात करता हुआ चला गया। मिसेज गुप्ता अविश्वसनीय नजरों से उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अमीर लोगों में भी सहृदयता और विनम्रता होती है। संध्या का समय था। मौसम के मिजाज बिगड़े हुए लग रहे थे। अभी 5 ही बज रहे थे, पर तेज हवा से वातावरण में धुंध पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के तेज झोंकों से रह रह करके डरावनी आवाज के साथ ऐसे झूम उठते मानो ऊपर ही टूट पड़ेंगे। ऐसे मौसम में भी किशोर ने
आस्था से मिलने का हौसला नहीं छोड़ा। उसकी गाड़ी निरंतर आस्था के घर की ओर बढ़ती रही। थोड़ी देर में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगी। गाड़ी फिर भी अनवरत आगे बढ़ती रही। सड़क से उतर करके गाड़ी एक गली में मुड़ गई और थोड़ी ही देर में गली पार करके एक तिकोने छोटे मैदान के पास में प्रवेश कर गई। मैदान चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ था। बारिश के कारण जहां तहां पानी एकत्र हो गया था, लेकिन हर घर के आगे करीब 4-5 फीट चौड़ा ईंटों का खड़ंजा बना हुआ था। विजिटिंग कार्ड में दिए गए मकान नंबर को देखकर किशोर गाड़ी से उतरा। बारिश अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, पर पहले से ही काफी धीमी हो गई थी। किशोर ने खड़े होकर के इधर उधर देखा कि कोई दिखाई दे तो पूछ सके, क्योंकि उसे किसी भी मकान पर नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक 14-15 साल का लड़का छाता लिए कहीं जाने को निकला। किशोर ने उसे रोक करके मकान नंबर बता करके घर पूछा तो उसने वहीं से एक घर की ओर उंगली से इशारा किया। 4-5 फीट ऊंची बाउंड्री से घिरा एक छोटा सा मकान, बस इतना ही देख सका किशोर। वह लड़का जा चुका था। किशोर आस्था के घर जाने के लिए आगे बढ़ा, पर मुश्किल से 2-3 कदम ही चला होगा कि उसकी नजर बाउंड्री के नीले रंग के गेट पर पड़ी, जिसमें लटका ताला चीख चीख कर कह रहा था कि इस समय घर पर कोई नहीं है। वह कुछ पल ठिठका। अपनी किस्मत को फिर एक बार कोसने का मन हुआ, परंतु तभी दिमाग ने कहा, किस्मत ने ही तो तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी किस्मत ही मिलवाएगी। कोशिश जारी रख। बुझ चुकी आशा की जोत फिर जल उठी। वह वापस एक नई आशा के साथ गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को वापस चलने को कहा। बाजार से फल खरीदकर आस्था तेजी से अस्पताल जाने के लिए ऑटो स्टैंड पर चली जा रही थी। आज शायद अस्पताल से कृति को छुट्टी भी मिल जाएगी। इस बात की उसे जहां बहुत खुशी थी, वहीं ये भी चिंता सता रही थी कि प्राइवेट अस्पताल है, पता नहीं कितना बिल आएगा, वो व्यवस्था भी कर पाएगी या नहीं। आस्था कहकर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुन करके वह झटके से मुड़ी और देखा। सामने पुष्पा भाभी को देख करके खुशी से हाथ में थैला छूट गया। भाभी आप, बोल करके वह उनसे लिपट करके रो पड़ी। कब से पीछे से आवाज दिए जा रही हूं और तू है कि उड़ी जा रही है। अरे अब रो क्यों रही है, सब ठीक है ना? पुष्पा ने आस्था को अपने से अलग करते हुए पूछा। हाँ हाँ भाभी सब ठीक है। ओ आप देखा तो ना, आप जाने क्यों रोना आ गया। ये आंसू बिना खुशी से भी छलक जाते हैं और गम में भी बहते हैं, इनका तो काम ही है बहना। कहती हुई आस्था मुस्कुरा पड़ी। आप बताइए ना भाभी कैसी हैं, भैया और बच्चे कैसे हैं? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। हम सब तो ठीक हैं, तू बता। रुक यहाँ नहीं, चल घर चलते हैं, फिर बैठ करके आराम से बातें करेंगे, पुष्पा ने कहा। नहीं भाभी, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। उस जगह ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया है। अब पुष्पा उसकी बात बीच में ही काट करके बोल पड़ी। वहाँ कौन कह रहा है, अब हम भी वहाँ नहीं रहते हैं। तेरे जाने के 6 महीने बाद ही तेरे भैया का तबादला बंगलोर में हो गया था, तो हम सब वहाँ चले गए थे। अब फिर से यहीं पोस्टिंग हो गई है, पर हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ तेरी यादें बहुत सताती हैं। तुझे नहीं पता है आस्था, तेरे जाने के बाद वो 6 महीने वहाँ मैंने कैसे काटे हैं। वो मकान तो अब भी हमारा है, पर हम वहाँ सिर्फ तेरी कमी के चलते रहना नहीं चाहते। तू तो बड़ी निष्ठुरता से हमें पराया करके चली गई। कम से कम मुझे तो बता दिया होता, मुझसे तो मिलती जुलती रहती, पर नहीं, सभी से मुंह मोड़ लिया। कहते कहते पुष्पा भाभी का गला भर आया। माफ कर दो भाभी, आप तो मेरी उस समय की मानसिक स्थिति को समझ सकती हो। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। आस्था मासूम बच्ची की तरह कान पकड़ करके उन्हें मनाने लगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो घर चल, भाभी बोली। नहीं भाभी, कृति अस्पताल में है, आपसे मिल करके मैं तो भूल ही गई कि मैं उसी के पास जा रही थी। वह बोली, कृति मतलब तेरी बेटी? भाभी सोचती हुई बोली, हाँ वो तो बड़ी हो गई होगी ना, क्या हुआ उसे? चल मैं भी साथ चलती हूँ। कहते
कहती हुई पुष्पा जवाब का इंतजार किए बिना उसके साथ ऑटो में बैठ गई। बातों बातों में दोनों अस्पताल कब पहुंच गई इसका पता ही ना चला, बल्कि उनकी बातों के लिए तो रास्ता भी छोटा पड़ गया। आस्था ने अपने स्कूल में किशोर के मिलने और उसके घर आने का वादा करने तथा उसी शाम कृति का एक्सीडेंट तथा किशोर का उसे बचाने और उससे जुड़ी अन्य सभी बातें पुष्पा को बता दी, पर अस्पताल के बिल को लेकर के उसकी चिंता को उस पर जाहिर नहीं किया। दोनों कृति के पास पहुंची। पुष्पा कृति को देख करके हैरान थी। यह बिल्कुल अपने बोलते बोलते आस्था को अपनी ओर देखती पा करके वह चुप हो गई। उसे याद आ गया कि वह गलती करने जा रही थी। आस्था ने कृति को उसके पापा के विषय में शायद कुछ नहीं बताया होगा। बेटा, ये आपकी मामी जी हैं, मेरी भाभी। आप कहती थी ना कि क्या हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हैं? तो देखो, आपकी जिन मामी की बात मैं करती थी वो आ गई हैं। आस्था ने कृति से कहा। अच्छा, आप हो मेरी पुष्पा मामी, पर आप लोग तो किसी और शहर में चले गए थे ना? कृति ने मासूमियत से पूछा। हाँ बिटिया, आपके मामा जी का तबादला किसी और शहर में हो गया था, हम फिर यहीं आ गए हैं आपके पास। पुष्पा ने कृति को लाड जताते हुए कहा। आस्था, मैं और बिटिया बातें करते हैं, तब तक तू जा करके इसकी छुट्टी की बात कर ले, पुष्पा ने कहा। आस्था ने पुष्पा के समक्ष जाहिर नहीं होने दिया कि वह मन ही मन कितनी डरी हुई है। एक और अस्पताल के बढ़ते बिल की वजह से जल्द घर जाने की जल्दी, दूसरी ओर डॉक्टर से छुट्टी के लिए कहते हुए भी मन ही मन घबराहट हो रही थी कि ना जाने कितना बिल पकड़ा देंगे। पर घर तो जाना ही है ना, यहाँ तो एक एक पल बिल बढ़ ही रहा है। इंसान मजबूरी में हो तो अस्पताल आता है, नहीं तो किसे शौक है कि यहाँ आकर के फालतू पैसे भरे। परंतु जो समस्या अभी है उससे कैसे निपटा जाए, यही सोचती हुई वह भारी कदमों से धीरे धीरे डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ रही थी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने केबिन के गेट पर खड़े होकर के पूछा। आइए मैडम, कहिए। कृति के डॉक्टर, जो संयोगवश उस समय वहां उपस्थित थे, उन्होंने आस्था को देखते ही पूछा। सर, आप कह रहे थे कि आज मेरी बेटी को छुट्टी हो जाएगी, तो सर अगर बिल वगैरह बना करके मुझे अभी दे दें तो मैं तब तक इंतजाम करके रख लूंगी। आप तो समझ सकते हैं सर कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। आस्था ने विनती भरे स्वर में कहा। आप डरिए मत मैडम, कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए हमारे अस्पताल के मालिक की ओर से फंड उपलब्ध कराने की सहूलियत है। ऐसे में अगर आपके पास फंड की कोई कमी है तो कुछ लिखित औपचारिकताओं को पूरा करके यहाँ से बिल भर दिया जाता है, इस शर्त पर कि धीरे धीरे करके किस्तों में वो पैसे अस्पताल को चुका दिए जाएंगे। डॉक्टर आस्था की परेशानी को भाप करके बोला। आस्था ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी सांस के साथ ही सारी चिंता बाहर निकाल देना चाहती हो। उसने सारी औपचारिकताएं पूरी की और खुशी खुशी कृति और पुष्पा के साथ घर के लिए चल पड़ी। उस तिकोने में मैदान में आज फिर से रौनक आ गई थी, जो अब तक बच्चों को अपनी दोस्त कृति के बिना सूना सूना लग रहा था। जब से वह अस्पताल में थी, बच्चों ने धमा चौकड़ी मचाना छोड़ दिया था। जिन लोगों को बच्चों के शोर से शिकायत होती थी, वो भी उनका शोर सुनने को व्यग्र थे। इसलिए आज कृति के आते ही बच्चे फिर जुट गए। कृति को अभी दौड़ना, भागना, चीखना, चिल्लाना मना है, इसलिए उसे कुर्सी डाल करके घर के बाहर ही बैठा दिया गया और बाकी बच्चे अपने अपने शांति वाले सामायिक खोल से बाहर आ गए थे। वो शोर तो मचा रहे थे, पर आज किसी को शिकायत नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी चीज की कीमत उसके दूर जाने के बाद ही समझ आती है। इसलिए आज सभी को बच्चों के शोर में ही मानसिक शांति और असीम संतुष्टि का आनंद प्राप्त हो रहा था। गाड़ी का हॉर्न सुन करके अकस्मात सभी की गर्दन मैदान के पार गली की ओर मुड़ी। एक चमचमाती सफेद रंग की लंबी सी ऑडी कार तिकोने मैदान के किनारे अभी अभी आकर के रुकी थी। गाड़ी से निकलते हुए किशोर पर कृति की नजर पड़ते ही वह खुशी से बोल पड़ी, अरे ये तो वही अंकल हैं अस्पताल वाले। हाँ मम्मी, इन्हीं अंकल जी ने तो कृति को अस्पताल पहुंचाया था, कृति की सहेली निक्की बोली। उसकी दोनों सहेलियां निक्की और दिया दौड़ करके किशोर के पास पहुंची। किशोर की नजरें अब तक आस्था के घर पर टिकी थी।
घर का बाहरी गेट खुला देख करके उसका मन आशा से भर उठा कि आज तो वह आस्था से मिलकर ही जाएगा। नमस्ते अंकल जी, आप कृति को देखने आए हैं ना? आवाज सुनते ही वह चौंक गया। सामने वही दोनों लड़कियां खड़ी थी जो उस दुर्घटना स्थल पर कृति के साथ थी। नमस्ते बच्चों, आप लोग यहाँ कहाँ है कृति? उसने सजग होते हुए कहा। ओ रही, टिया ने उंगली से कुर्सी पर बैठी हुई कृति की ओर इशारा किया। चलो कह करके वह उन दोनों के साथ कृति की ओर बढ़ने लगा। सभी बच्चे खेलना छोड़ उत्सुकता और आश्चर्य से उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्त्रियों की वार्ता का विषय बदल गया। अब उनकी चर्चा का विषय किशोर जैसे धनाढ्य दयालुता था, परंतु किसी अनजान के लिए कौन करता है इतना? यह प्रश्न भी उनकी आंखों में तैर रहा था। कैसी हो बेटा? किशोर ने कृति के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल जी। सॉरी सर, कृति ने कहा। कोई बात नहीं, आप अंकल भी कह सकती हो, उसने कहा। आपके तो अभी जख्म भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी आप घर आ गई। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर क्या गया, आप लोग तो भाग ही आए, उसने मजाकिया लहजे में कहा। इतने महंगे अस्पताल में आपकी ही मेहरबानी से इतने दिन तक इलाज हो पाया है सर, नहीं तो हम लोग तो सरकारी अस्पतालों के ही चक्कर काटते रह जाते। जितने ज्यादा दिन रहती उतना ही बिल बनता, इसलिए छुट्टी करवा ली, इसकी माँ ने। पास बैठी महिला बोली। और गरीब के जख्म क्या हैं सर? शरीर के ये जख्म तो इसकी माँ की ममता और देखभाल और दोस्तों की हंसी ठिठोली में कब भर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, दूसरी महिला ने कहा। आप लोग आपस में पड़ोसियों का इतना ख्याल रखते हैं, देख करके बहुत अच्छा लगा। किशोर महिलाओं की ओर मुखातिब हो करके बोला। अच्छा, ये आस्था जी का घर है ना? उसने आस्था के घर की ओर संकेत करके पूछा। जी सर, पर अभी वो घर पर नहीं है, कृति बोली। ओह, कब तक आएंगी, कुछ पता है? उसने पूछा। आने वाली ही होंगी जी, आप चाहो तो अंदर बैठ करके इंतजार कर सकते हैं, एक महिला बोली। अंदर नहीं, मैं गाड़ी में ही प्रतीक्षा कर लेता हूँ, कह करके वो मुड़ने ही लगा। तभी कृति बोल पड़ी। सर गाड़ी में नहीं, अंदर ही चलते हैं। निक्की, टिया चलो अंदर चलते हैं, कह करके वो टिया के सहारे खड़ी होने की कोशिश करने लगी, पर तभी किशोर ने उसे रोक दिया और उसे गोद में उठा लिया। अब चलें, उसने कहा। दोनों बच्चे ने आगे जाकर के आधे खुले गेट को पूरा खोल दिया और जल्दी से बरामदे का दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश किया। किशोर ने कृति को सोफे पर बैठा दिया और उसने गर्दन घुमा करके पूरे कमरे का निरीक्षण किया, पर शोकेस में रखी आस्था और कृति की तस्वीर उसकी आंखों से बच गई। शायद सफाई करते वक्त हाथ से लग करके तिरछी हो गई होगी, इसलिए उसकी नजर उस पर नहीं गई। बरामदे से भीतर आकर के यह बैठक था। दाईं ओर रसोई, बाईं ओर एक और बड़ा कमरा था। अभी तक किशोर ने जितना देखा वह सब ठीक था, परंतु उसकी नजरें न जाने क्या ढूंढना चाह रही थी। वह कृति से उसके स्कूल दोस्तों और अध्यापक अध्यापिकाओं के विषय में बातें कर रहा था। रह रह करके उसकी प्रतीक्षा रत निगाहों गेट की ओर उठ जाती और निराश हो करके फिर बच्चियों के साथ बातें करने लगता। पड़ोस की एक महिला किशोर के लिए चाय और नमकीन रख गई। उसने मन ना होते हुए भी सेवा भाव का मान रखते हुए चाय पीनी शुरू कर दी। आस्था कंधे पर पर्स लटकाए एक हाथ में फल व सब्जियों से भरा थैला लिए इतनी जल्दी में घर की ओर जा रही थी कि किशोर की गाड़ी की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। गेट खुला हुआ था, उतनी ही तेज से घर में प्रवेश किया। पीछे से मिसेज गुप्ता ने किशोर के विषय में बताने के लिए आवाज लगाई, पर वह न जाने किन ख्यालों में खोई थी कि उसकी आवाज सुन ही ना सकी और बरामदे को पार करते हुए बैठक में ज्यों ही कदम रखा, ठिठक कर ऐसे खड़ी हो गई मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए। आप यहाँ? अनायास ही उसके मुंह से निकला। उसे देखते ही किशोर खड़ा हो गया।
किंतु कुछ बोलता उससे पहले ही निक्की बोल पड़ी, आंटी ये अस्पताल वाले अंकल हैं, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आस्था बिना कुछ बोले रसोई में चली गई और सब्जी रख करके वापस आई। किशोर अब भी चुपचाप खड़ा था। खड़े क्यों हो, बैठिए ना, कहते हुए आस्था मेज की दूसरी ओर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। किशोर भी यंत्र चलित सा बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कहां से शुरू करें। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति के पास करने के लिए बातें तो क्या बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। जब सामने बैठा व्यक्ति अजनबी ना होते हुए भी उससे किसी अपनत्व की उम्मीद ना हो, उस समय उससे करने के लिए जबरन बातें खोजनी अर्थात सोचनी पड़ती है। और कभी कभी बातों की इतनी अधिकता होती है कि व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि बात कहां से शुरू करें कि वह कम समय में पूरी हो जाए और कुछ शेष भी ना रहे। ऐसी स्थिति में मनुष्य अनिश्चितता की स्थिति में मूक बन जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति थी इस समय दोनों की। साथ ही सोने पे सुहागा यह कि बच्चों की उपस्थिति भी इस समय उन्हें असहज बना रही। हॉस्पिटल में कृति को खून आपने दिया था। ऑपरेशन से पहले जो रुपए जमा करने थे वो भी आपने किया था। उसे स्वयं की आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी तथा ऐसा लग रहा था कि वह प्रश्न नहीं कर रही थी बल्कि खुद को विश्वास दिला रही थी। उस दिन मैं यही आ रहा था और रास्ते में ये बच्चियां मिल गई। खैर उसके बाद भी चाह कर भी ना तो तुमसे मिल सका और ना ही इस बच्ची के माता पिता से, और आज तुमसे मिलने आया तो यह फिर से ये यहीं पर मिल गई। कैसा संयोग है ना, किशोर ने कहा। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? कृति बोल पड़ी। ये दुनिया बहुत छोटी सी है बेटा। जीवन पथ पर घूमते घूमते कभी कभी अपने अतीत से टकरा ही जाते हैं, आस्था बोली। क्या? कृति के चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं बच्चे, ये कहना चाहती हैं कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, किशोर ने कहा। फिर तो आप मुझे भी जानते होंगे ना? उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा जाग गई। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं जानते। आस्था की शांत आवाज की फुफकार को किशोर ने महसूस कर लिया। क्या हम अंकल से बात पर मम्मा, जब ये आपको जानते हैं तो मुझे क्यों नहीं? किशोर की बात को बीच में काट कर कृति बोल पड़ी। मम्मा? किशोर चौंका। हाँ क्यों, आप नहीं जानते कि ये मेरी मम्मा हैं? वह बोली। किशोर स्तब्ध था। उसकी नजरें आस्था पर ही टिकी थी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हों, क्यों आंसू, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इस प्रकार घूरता देख आस्था बच्चों के समक्ष असहज हो गई। मिस्टर खुराना, क्या हम कल बात करें? उसने स्वयं को संभालते हुए कहा। मैंने पहले ही बहुत इनकार किया है आंसू, अब और संभव ना हो सकेगा। अगर आज मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि कैसे मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगी। किशोर की आवाज की ठंडक महसूस कर आस्था सिहर उठी। वह बिना कुछ बोले बाहर चली गई। टिया और निक्की भी ना जाने क्या सोच करके उसके साथ ही चली गई। किशोर की आंखें कृति के चेहरे में ना जाने क्या खोज रही थी। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते देख कृति बोल पड़ी। सर, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? आप उनके फ्रेंड हो क्या? आपके पापा क्या करते हैं बेटा? किशोर ने अपने कपकपाते हाथों से उसका हाथ ले करके पूछा। जी ओ कृति, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? तेरे सभी फ्रेंड तो मेरे घर पर खेल रहे हैं, आजा तू भी चल। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मिसेज गुप्ता ने बैठक में प्रवेश करते हुए कहा। किशोर उसके पास से थोड़ा हट करके फिर बैठ गया। मिसेज गुप्ता ने कृति को सहारा दे करके खड़ा किया और उसे पकड़ते हुए ले करके बाहर चली गई। उनके बाहर निकलते ही आस्था वापस आ गई। किशोर समझ चुका था कि आस्था के कहने से ही वह उसे यहाँ से ले करके गई है। वह आकर के फिर मेज के दूसरी ओर कुर्सी पर बैठ गई। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर खुराना? आज आप
भी अपने सवाल पूछ लीजिए। आपको पता है मेरी तो जिंदगी ही सवाल बन करके रह गई। चाहे कोई खुल करके भले ही ना पूछता हो, पर सभी की आंखों में मुझे देखकर सवाल भी उभरते हैं। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहती हो। उसकी बात बीच में ही काट करके किशोर बोला, इसमें ना समझने वाली क्या बात है, अभी ही देख लीजिए। आप आए तो सवाल लेकर के, आपको देखकर लोगों के मन में सवाल उठा कि ये इतना बड़ा रईस, इसका मुझसे क्या रिश्ता है, ये मुझसे क्यों मिलने आया होगा। मेरी बेटी, उसके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आप और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं। पता है आपके आने से पहले भी मुझे लेकर के लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, और आस्था के पैदा होने से पहले ही मैं जिन सवालों से बचने के लिए अपना घर छोड़ करके आई थी, उन सवालों ने मुझे यहाँ भी आकर के घेर लिया। मुझे नहीं पता कब कैसे ये सवाल ही मेरा अस्तित्व बन गए। नहीं जानती कि सभी के जीवन में इतने ही सवाल होते हैं, या फिर मैं ही निराली हूँ जो दिन रात सवालों की परिधि में घिरी रहती हूँ। कभी अपने अतीत पर सवाल तो कभी वर्तमान पर, कभी भविष्य को लेकर के सवाल। यदि कभी लोगों की नजरें सामान्यता महसूस करती हूँ तो खुद से ही सवाल करती हूँ कि आज ऐसा क्या हुआ कि किसी की आंखों में सवाल नहीं है। कभी खुद से ही प्रश्न करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किए क्या वो अनुचित था, और यदि अनुचित थे तो मैं उस समय क्या करती जो मेरी सामर्थ्य में भी होता और उचित भी होता। आंसू 1 मिनट, किशोर ने आस्था की बात बीच में ही काटते हुए कहा, क्या मेरा तुमसे सवाल पूछना गलत है? आखिर मैं भी तो इतने वर्षों से इसी सवाल से जूझ रहा हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुमने मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। जब अपने किसी अन्य मित्र को पत्र लिख करके उससे तुम्हारे बारे में पता करवाया तो पता चला कि तुम वो घर छोड़ करके कहीं जा चुकी हो और किसी को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि मुझ पर उस समय क्या बीती होगी? फिर भी एक उम्मीद थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम जहां भी होगी वापस आ जाओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं जहां जहां खोज सकता था मैंने तुम्हें खोजा। तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं जानता था, पर एक बार तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारे ननिहाल का नाम सुना था तो वहां भी गया था, पर कहीं भी कुछ भी पता ना चला। क्या मैं नहीं जूझा हूं दिन रात सवालों से? पर फिर भी मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। जानता हूं तुम्हारी कोई मजबूरी ही रही होगी, लेकिन आंसू फिर भी यार, इतने सालों में एक बार तो भरोसा करके मुझसे संपर्क किया होता। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि विश्वास एक ऐसी ज्योति है जो मुश्किल के गहनों में अंधकार में भी राह दिखाती है। तुम पर मुश्किलें आई और तुम्हारा मुझ पर से विश्वास टूट गया। सही कह रहा हूं ना आंसू? किशोर ने आस्था के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। विश्वास का ही तो रिश्ता था हमारा। मैंने विश्वास करके ही तो बिना तुम्हारे बारे में कुछ जाने, बिना कोई सवाल किए खुद को तुम्हें समर्पित कर दिया था। तुम्हारे रिश्ते की नींव तो विश्वास पर ही रखी गई थी ना किशोर। सॉरी मिस्टर खुराना। आस्था की आवाज रुंध गई, आगे ना बोल सकी। मैं अब भी वही किशोर हूँ आंसू, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। आस्था गला भर आने के कारण बोल ना सकी। वह खुद की भावनाओं पर काबू पाने का प्रयास करने लगी, पर मन ही मन सोच रही थी कि अब तुम मेरे किशोर तो नहीं हो, फिर कैसे? आंसू, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है, और अब तो एक और भी सवाल है। ओ क्या? उसकी बात बीच में ही काट करके बोल पड़ी आस्था। कृति, हॉस्पिटल में पता चला कि कृति की माँ सिंगल मदर है, और अब यहाँ पता चलता है कि वो तुम्हारी ही बेटी है, तो मस्तिष्क में सवाल उठना तो स्वाभाविक है ना। तो आप जानना क्या चाहते हैं? सवाल तो तब उठना चाहिए था ना जब वहाँ सिंगल मदर के स्थान पर पिता का नाम होता। मैं समझ रहा हूँ आंसू, पर फिर भी साफ साफ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब क्या सुनना चाहते हो? तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुन आस्था चुप हो गई। यंत्र चलित सी दोनों की गर्दन उधर ही घूम गई। पुष्पा भाभी को वहां खड़ा देख करके किशोर अचंभित होकर के झटके से खड़ा हो गया। आप यहाँ? उसके मुंह से अनायास ही निकला। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आस्था की ओर देखा जो अब तक पुष्पा भाभी के गले लग चुकी थी। प्रणाम भाभी, आप भी यहाँ? इसका मतलब अब तक आप भी मुझसे छिप रही थी। हाथ जोड़ करके उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों?
भाई मैंने क्या अपराध किया है जो छुपना पड़े? वह मुस्कुराती बोली, अपराध आपने नहीं किया भाभी जी, अपराध तो शायद मुझसे हुआ है, जिससे आज तक अनजान हूँ। मैंने आप लोगों को कितना ढूंढा, पर ना आंसू का कुछ पता चला ना आपका, और आज देखिए जब मिले तो आप दोनों ही एक साथ। भाभी कम से कम मेरा अपराध तो पता चले। मैं बताती हूँ किशोर, अपराध ना तुम्हारा है ना आस्था का। कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी आस्था। गलतफहमी? आस्था के चेहरे पर सवालिया निशान साफ दृष्टिगोचर हो रहे थे। हाँ गलतफहमी, कहती हुई पुष्पा भाभी आस्था के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। जानती हैं कि मैं इतनी रात को क्यों आई? कल भी तो आ सकती थी, पर क्या करूं, जब से सच्चाई पता चली है मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी यहाँ भागी आई। आस्था को अपनी ओर लगातार प्रश्न सूचक नेत्रों से देखती पा करके पुष्पा बोली, कैसी सच्चाई भाभी? आस्था ने पूछा। किशोर की सच्चाई। इतने सालों बाद मैं यहाँ आई तो आज सोचा कि अपने पुराने घर जा करके वहाँ दीपा से मिल आऊं। वहां गई तो बातों बातों में पता चला कि किशोर ने तेरा घर खरीद लिया है और हर हफ्ते वहां जाता है, अपने हाथों से साफ सफाई करता है, वहां समय बिताता है। तब ना जाने क्यों मुझसे रहा ना गया। मन में उथल पुथल सी होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं बात उससे कुछ अलग ही हो। ना जाने क्यों तेरे अविश्वास पर मेरा विश्वास डगमगाने लगा और मैं इसके बंगले पर चली गई। आप मेरे घर गई थी? किशोर के मुंह से अनायास ही निकला। हाँ, और आस्था वहां मुझे जो पता चला उससे मुझे तेरी जल्दबाजी पर फिर से क्रोध आया। तू ही कहती थी ना कि विश्वास प्यार पर नहीं बल्कि प्यार विश्वास पर टिका होता है, और जब प्यार हो गया तो इसका मतलब विश्वास है, तभी प्यार हुआ। तुझे याद है मैंने तुझे शादी से पहले कुछ कहा था, तब तूने क्या जवाब दिया था? भाभी, जहाँ विश्वास होता है वहीं प्यार होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ शर्तों या सवाल के लिए कोई जगह नहीं होती है। याद है ना तुझे, या भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली भाभी, पर वहाँ आपको ऐसा क्या पता चला कि आज आपको ये सब याद आ रहा है? वहां मुझे पता चला कि तेरा प्यार कितना आधारहीन था। तू विश्वास की बातें तो करती थी पर तेरा विश्वास बहुत कमजोर था आस्था। मुझे वहां पता चला कि किशोर का तेरे अलावा किसी और से विवाह नहीं हुआ है। पुष्पा आस्था के दोनों कंधों को झकझोरते हुए बोली। क्या? आस्था झटके से खड़ी हो गई। उसकी नजरें किशोर के चेहरे पर गड़ गई और अब तक बड़ी कोशिश से अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए धारण किया गया धैर्य का बांध टूट गया। पलकों का दायरा तोड़ करके आंसू बह निकले। अब इनको छिपाने का कोई औचित्य भी नहीं था। मेरा विवाह किसी और से? क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा किसने कहा? किशोर हतप्रभ था। तुम दोनों बैठो, मैं बताती हूँ। कहते हुए पुष्पा ने आस्था को कुर्सी पर बैठाया। पुष्पा ने किशोर को वो सारी बातें बताई जो किशोर के लंदन जाने वाले दिन हुई थी। आस्था की आंखें अनवरत बरस रही थी। मतलब कृति मेरी बेटी है, इसलिए मैं जब से उससे मिला हूँ उससे इतना लगाव महसूस कर रहा था। किशोर खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी देख करके एक पल को आस्था अपना पश्चाताप भूल गई और अनायास उसके अधरों पर मुस्कान थिरक गई। आंसू, तुमसे मुझे इतनी अधीरता की उम्मीद नहीं थी। इतनी समझदार होने के बावजूद तुम थोड़ा सा धैर्य ना रख सकी। तुमने धैर्य खोने की बहुत लंबी सजा खुद काटी और मुझे भी दी। थोड़ा धैर्य रख करके मेरे पत्र का इंतजार कर लेती तो पता चल जाता कि उस दिन मेरे साथ मेरी भाभी थी जो 1 हफ्ते पहले ही आई थी और मेरे साथ वापस जा रही थी, और तुम पत्र लिख करके ही मुझे सब कुछ बता सकती थी। सच कह रहा हूं, मैं सब कुछ छोड़ करके आ जाता तुम्हारे पास। आस्था चुपचाप पैर के अंगूठे से फर्श को कुरोदने का असफल प्रयास कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। खैर, अब बीता समय तो वापस नहीं ला सकते। किशोर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मुझे माफ कर दो किशोर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आस्था रो पड़ी। कोई बात नहीं आंसू, अब रो मत। हम इंसान ऊपर वालों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र हैं। जो जैसे नचाता है वैसे ही नाचते हैं। समय की धारा में बहना हमारी नियति है। तुमने कुछ नहीं किया है, जो हुआ है
वही हमारी नियति थी, कहते हुए किशोर ने उसे गले से लगा लिया। आस्था, इसे नींद आ रही है, कुछ खिला पिला करके दवाई दे पहले इसे, कहते हुए मिसेज गुप्ता कृति को सहारा देती हुई बैठक में आई। आवाज सुनते ही आस्था किशोर से अलग हट करके खड़ी हो गई। किशोर ने आगे बढ़ करके कृति को उठा लिया। पुष्पा के ओंठों पर मुस्कान थिरक उठी। मिसेज गुप्ता के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित मुस्कान थी। बैठिए दीदी, आस्था ने कुर्सी उनकी ओर खिसकाते हुए कहा। वो चुपचाप बैठ गई। मुस्कान ज्यों की त्यों उनके ओंठों पर चिपकी हुई थी। किशोर ने कृति को अपने पास ही सोफे पर बैठा लिया। दीदी, ये मेरी भाभी हैं, पुष्पा भाभी। 7-8 साल पहले भैया का ट्रांसफर बंगलौर में हो गया था, अभी कुछ दिन पहले ही बंगलौर से फिर यहाँ शिफ्ट हुई हैं। और भाभी, ये मिसेज गुप्ता हैं, बड़ी बहन की तरह ही हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, आस्था ने परिचय करवाते हुए कहा। हेलो, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा। मिसेज गुप्ता, ये हैं मिस्टर किशोर खुराना, आस्था के पति। आस्था ने शायद अभी तक आपसे अपने पति का परिचय नहीं करवाया। पुष्पा ने मिसेज गुप्ता की आंखों में तैरते प्रश्न और ओंठों पर चिपकी रहस्यमयी मुस्कान के भेद को समझते हुए किशोर की ओर संकेत करते हुए मिसेज गुप्ता से कहा। क्या? मिसेज गुप्ता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी मिसेज गुप्ता, मुझे नहीं पता इसने यहाँ के लोगों पर अपनी बेटी का क्या बताया है, पर सच यही है कि किसी गलतफहमी के चलते तीनों ने सजा काटी है। खैर, बाकी बातें इसी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, रात ज्यादा हो रही है, अब तो ननद की विदाई की तैयारी भी करनी है, कहती हुई पुष्पा उठ खड़ी हुई। कृति किशोर की गोद में सिर रख करके सो चुकी थी। भाभी रुकिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ, किशोर कृति को ठीक से लेटाते हुए बोला। मिसेज गुप्ता अवाक सी किशोर को जाते हुए देखती रही। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।